नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की कक्षा में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि धीरे धीरे आपको नई नई चीज़ों की तरफ और कंप्यूटर सीखने की दिशा में बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलती जाएंगी, जैसे जैसे हमारी यह यात्रा आगे बढ़ती जाएंगी। तो आज की कक्षा की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह मोटिवेशनल लाइंस के साथ अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो आज की मोटिवेशनल लाइंस: हार जाना बुरा नहीं है। हार जाना बुरा नहीं है, परंतु हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। अर्थात हमारे कई मित्र हैं, हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि क्या पता हम कंप्यूटर में दक्ष हो पाएंगे या नहीं, कंप्यूटर में प्रॉपरली जैसे बहुत से लोग कर पाते हैं सब कुछ हम कर पाएंगे या नहीं। ऐसा नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क की नकारात्मकता कहीं ना कहीं हमारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधक है। तो पहले तो हमारे अंदर सकारात्मकता होनी बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ सुविचार तक ही सीमित नहीं है, ये वास्तविकता भी है। अगर हम पॉजिटिवली किसी काम को करते हैं तो उसमें हमारे को सार्थक परिणाम मिलते हैं। अगर हम नकारात्मक पहले से ही हम नेगेटिव सोच करके चलते हैं तो एक तो फुल कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं होता, और दूसरी चीज़ उसमें असफलता के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये था आज का सुविचार, और हमें उम्मीद है कि आप हार जाएंगे तो भी कभी हार नहीं मानेंगे, फिर से खेलेंगे, कोई बात नहीं, आज हार गए फिर कल खेलेंगे। तो ये क्रिकेट में जिस प्रकार हार जीत होती रहती है, जीवन में भी ऐसे बहुत से पड़ाव आते हैं। तो चलिए, इन्हीं आकांक्षाओं, उम्मीदों और विश्वास के साथ आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी से मेरा एक प्रश्न है कक्षा की शुरुआत में: क्या मनुष्य के अंदर जो आत्मा होती है, जो रूह होती है, उसके बिना क्या मनुष्य के जीवन की कल्पना की जा सकती है? यस या नो? जनरल चीज है, आप सब जानते हैं, नहीं की जा सकती है, बिल्कुल। तो आप सभी का उत्तर रहेगा नो। मनुष्य के अंदर अगर आत्मा नहीं होगी तो मनुष्य जीवन की कल्पना कदापि नहीं की जा सकती है। जब हम मनुष्य जीवन बोलते हैं तो हमारा एक एक मनुष्य का एक शरीर होता है और एक उसकी आत्मा होती है। ये दोनों ही जीवन के एक अदृश्य तत्व है और एक दूसरा दृश्य तत्व है। एक दिखाई देता है और एक दिखाई नहीं देता है। ये दोनों जीवन के ऐसे पहिए हैं जिनके बिना जीवन का आगाज और जीवन का अंत और जीवन जीना तीनों ही असंभव है। असंभव मतलब असंभव। अब आप कहेंगे ये इस तरह का ये क्या चल रहा है? यही बात, यही चीज कंप्यूटर पर भी लागू होती है। कंप्यूटर भी दो भागों में बटा होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब आप लोगों के दिमाग में कुछ लोगों को तो अंदाजा लग गया होगा, पर कुछ लोगों को अब लगा होगा अच्छा ये चीज है।
तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही कंप्यूटर की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, और दोनों ही, जैसे कहा जाता है ना, एक ही सिक्के के पहलू, तो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है। दोनों के बिना कंप्यूटर अर्थात टेक्नोलॉजी के जो जितने भी उपकरण हैं, कंप्यूटर तो एक शब्द मात्र है, जितने भी उपकरण हैं किसी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। चाहे आप दिमाग में कुछ भी सोच लें, कोई भी सॉफ्टवेयर, कुछ भी हार्डवेयर, सभी को चलाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की जरूरत होती है। तो आज का हमारा विषय है सॉफ्टवेयर। मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर है, लेकिन संक्षिप्त रूप में हम हार्डवेयर समझेंगे, क्योंकि हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सामान्य रूप से हमारी चर्चा हो चुकी है, पर आपको एक सामान्य एक समरी हम देंगे कि आज की कक्षा में हम समझेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हार्डवेयर की हम चर्चा करते हैं। हार्डवेयर मतलब एक हार्ड चीज, यानी हार्डवेयर एक ऐसा तत्व है, ऐसे घटक होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वे सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। ये जनरल सी चीजें थी जो आपको पहले से ही, मुझे उम्मीद है कि आपको सबको पता थी। अब हार्डवेयर में कुछ उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर के सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे जनरल चीजें थी जो कि आपको पता है, देखी है। ये सारी चीजें हार्डवेयर का पार्ट है। इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं क्योंकि इससे आप परिचित हैं। दूसरा मुख्य आज का जो बिंदु है, आज का जो विषय है, वो है सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्ट है वो हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट है, वास्तव में सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? सामान्य शब्दों में कहूं तो सॉफ्टवेयर एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसी चीजें होती है जिन्हें आप छू नहीं सकते, जिन्हें आप देख नहीं सकते, बस यूज कर सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें पे कोडिंग करके तैयार किया जाता है और आसान बनाते हैं थोड़ा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने कक्षा की शुरुआत में कहा, शरीर और आत्मा की तरह है। शरीर जो हमारे हाथ पैर सिर सब कुछ, ये हार्डवेयर का पार्ट है, ये बॉडी है, और सॉफ्टवेयर हमारी आत्मा है। अगर आत्मा नहीं रहेगी, वो शरीर आपके सामने है परंतु वो निर्जीव है, सजीव नहीं है। उसी प्रकार अगर किसी हार्डवेयर के अंदर, किसी कंप्यूटर के अंदर अगर आप सॉफ्टवेयर डाल देते हैं तो वो जीवंत हो उठता है, कार्य करने योग्य हो जाता है। अब थोड़ा चर्चा को और रोचक और आगे बढ़ाते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसी जादुई शक्ति है जिसकी बदौलत आप हार्डवेयर पर अपने कार्यों को अंजाम दे पाते हैं। और अच्छे शब्दों में आपको सॉफ्टवेयर की परिभाषा बताऊं तो सॉफ्टवेयर विभिन्न क्रियाओं, निर्देशों और प्रोग्रामों के समूह होते हैं जिन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर एक बहुत व्यापक शब्द है। अब मैंने एक शब्द यूज किया था, निर्देश, यानी
इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है इंस्ट्रक्शन, निर्देश। अब आप कहेंगे निर्देश क्या है? अभी समझाता हूं। निर्देश, पहले आप पूरी बात को समझ लीजिए। निर्देशों से मिलकर के निर्देशों निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम बोलते हैं, और निर्देशों के समूह को प्रोग्राम बोलते हैं, और प्रोग्रामों के समूह को व्यापक स्तर पर हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यह है एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाता है। अब निर्देश, मान लीजिए मैंने आपको किसी कार्य को करने के लिए निर्देश दिए। मैं आपको कहूं कि आप जो जो मैं निर्देश दूंगा आपको उसी को ही फॉलो करना है। मैं आपको कहता हूं कि आप खड़े होइए, आप गेट के बाहर जाइए। फिर कहूंगा राइट, मुड़ जाइए। फिर 10 कदम पर जाने के बाद लेफ्ट मुड़ जाइए। लेफ्ट में राइट हैंड पे ही आपको एक शॉप मिलेगी, वहां पर आपको पहुंचना है। अभी तक मैंने अलग अलग टुकड़ों में निर्देश दिए हैं। अब आपको यह नहीं कहा है, आप अपनी मर्जी से नहीं लाएंगे सामान कि मैंने कुछ मंगाया है, क्योंकि निर्देश ही इतना ही दिया गया है। प्रोग्राम में भी यही चीजें मैटर करती है। जितना आप, मान लीजिए अगर आपको किसी को गुड मॉर्निंग बुलवाना है, ऐसा कुछ रोबोट, एक सामान्य रूप से उदाहरण दे रहा हूं, बनाना है कि रोज गुड मॉर्निंग बोलो भाई, तो उसमें गुड मॉर्निंग के लिए आपको प्रोग्राम तैयार करना पड़ेगा। और प्रोग्राम कैसे बनेगा? निर्देशों के समूह से, जो कोडिंग आप करेंगे उससे बनेगा। और इजी बनाते हैं थोड़ा, कई लोगों के लिए हो सकता है कि कठिन हो। किचन घर तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। किचन में गैस, चूल्हा, बर्तन, सारी चीजें क्या है? हार्डवेयर, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वे सब हार्डवेयर है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको मैगी बनानी है। मैगी की जो रेसिपी है, रेसिपी का मतलब जो एक कागज में मैं आपको लिख करके दे दूं कि अच्छा ये प्रोसेस है मैगी बनाने का, तो एक प्रकार से वो एक सॉफ्टवेयर की तरह हो गया। वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, सिंपल। वो मैंने जो लिखावट में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको, जिन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, वे क्या होंगे? वे आपके लिए सॉफ्टवेयर होंगे, और जिन पे आप काम करेंगे, क्योंकि काम मैगी, मैं कहूँ पानी गर्म करो, मसाला डालो, सारी चीज़ें डालो, मैगी डालो, तो ये स्टेप्स मैंने आपको दिए। उन स्टेप्स को आपने फॉलो किया, अप्लाई किया, और मैगी आपकी तैयार हो गई। इसी तरह से आपके सॉफ्टवेयर काम करते हैं। पवन चक्कियों के बारे में सुना होगा। पवन चक्की तो अपने आप में हार्डवेयर है, लेकिन हवा नहीं आएगी तो वो नहीं चल पाएगी। ये भी एक सिंपल एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि हवा सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक एग्जाम्पल है। बिजली, पंखा जब तक आप बटन नहीं दबाएंगे, जब तक उसके पास बिजली नहीं पहुंचेगी, जब तक वो चलेगा नहीं। तो अब मैं समझता हूं कि आपको सॉफ्टवेयर क्या है वो समझ में आ गया होगा। इंस्ट्रक्शंस क्या है? छोटी छोटी इकाइयां हैं। इकाइयों से मिलकर के प्रोग्राम बनता है, और प्रोग्राम, जब बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाते हैं तो एक बड़ा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में हर उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट हो गया होगा। अब अगले स्टेप पे हम चलते हैं। सॉफ्टवेयर आखिरकार क्या है ये तो हमने समझ लिया। अब सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं इसको हम समझते हैं। मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर के लगभग दो ही प्रकार होते हैं, लेकिन कई किताबों में आपको तीन भी मिल सकते हैं। तो अब आपके सारे प्रश्नों के जहन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं उन सबका समाधान करते हैं। तो एक बार के लिए हम तीन भी बताएंगे और दो भी बताएंगे। तो मुख्य रूप से दो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा कहां से आ जाता है? तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब तीसरे को क्या, फिर दो में क्यों बदल दिया जाता है भाई?
दो क्यों हो जाते हैं फिर? क्योंकि यूटिलिटी को सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही पढ़ा दिया जाता है, समझा दिया जाता है, उसी में काउंट कर लिया जाता है। तो हमारे पास कितने बन जाते हैं? दो सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर के दो प्रकार बन जाते हैं। तो हम दो ही लेकर के चलेंगे। सॉफ्टवेयर के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। अब इनके भी अलग अलग प्रकार होंगे। तो सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हो गए? दो। कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों प्रकार हो गए। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने आप में एक बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का एक ग्रुप है, समूह है। जैसे एक कक्षा के विद्यार्थी ज्यादा होने के बाद उनके ABCDEFG बहुत सारे सेक्शन बना दिए जाते हैं, उसी प्रकार बहुत सारे अलग अलग कार्यों के लिए या फिर अलग अलग स्तर पर अलग अलग विषयों के आधार पर भी कक्षा के विद्यार्थियों का विभाजन किया कर दिया जाता है। कोई बच्चा हिंदी पढ़ता है, कोई इंग्लिश पढ़ता है, कोई म्यूजिक लेता है, कोई मैथ लेता है। हर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, हर सॉफ्टवेयर के कार्य के अनुसार अलग अलग कैटेगरी निर्धारित कर दी जाती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सामूहिक रूप से, पहले हम इसकी परिभाषा एक सामान्य शब्दों में समझ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के मध्य सेतु का कार्य करते हैं और हार्डवेयर का प्रबंधन करने का कार्य करते हैं, यानी मैनेजमेंट का कार्य करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, सब कुछ यही संभालते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा कैसे कार्य करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम समझ रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी प्रकार होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के 4 प्रकार होते हैं। कौन से? सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये 4 प्रकार हमारे पास आ गए। अब इनको हम आगे पीछे जैसे भी है, कुल मिला के इन चारों को हमें समझना है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? उपयोगकर्ता यानी यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में और प्लस एप्लीकेशंस के बीच में एक सेतु का कार्य करता है, सबको जोड़ने का कार्य करता है। अब आप कहेंगे कि अच्छा ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने ये भी बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता ही इन सबसे मिलके है, वो इसके अंदर की कैटेगरी है। तो वो उसकी परिभाषा में जो चीजें आ जाएंगी ना, वो सब मिलकर के ये जो सारे सॉफ्टवेयर है उसकी परिभाषा को मिलकर के सारे पूरा करेंगे अपने अपने क्षेत्र में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? फाइलों का प्रबंधन करना, उपयोगकर्ता और एप्लीकेशंस को एक प्लेटफॉर्म देना। कैसे? देखिए, आपके कंप्यूटर में एग्जाम्पल के लिए विंडो है, मोबाइल में एंड्रॉयड है, सिंपल जो यूज ज्यादा होते हैं। तो ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। वैसे बहुत सारे हैं, लिनक्स, जिनिक्स, MS डॉक्स, ऐसे बहुत सारे हैं।
और इधर एप्पल के भी अपना वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय ये है, ये किस प्रकार हमें और एप्लीकेशन को प्लेटफॉर्म देता है। क्या आप विंडो बिना एप्लीकेशंस डाल सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही वह बनाता है, वह आपको प्लेटफॉर्म देता है। ट्रेन दुनिया भर में, देश भर में कहीं भी जाकर के आ जाए, लेकिन उसकी आखिरकार मंजिल कहाँ होती है? प्लेटफॉर्म। हवाई जहाज कितना भी आकाश में उड़ ले, वो दुर्घटनाओं को छोड़ दीजिए, लेकिन आखिरकार उसकी मंजिल कहाँ है? उसका भी जो हवाई अड्डा है, वहां पर उसकी मंजिल है। उसी प्रकार आप प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। कौन? विंडो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को ऑपरेट करता है। ये सभी एप्लीकेशंस को प्लेटफॉर्म देता है और हमारे लिए कार्य आसान कर देता है। अच्छा, कल्पना कीजिए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर न होता और जब नहीं था तो कैसे काम होता था? उस समय हर हार्डवेयर के कंपोनेंट को खुद से नियंत्रण करना पड़ता था। आज सीपीयू, स्पीकर, एक बार कीबोर्ड, माउस या कितने भी कुछ भी चीजें आपने जोड़ रखी हो, प्रिंटर, सब विंडो अपने हिसाब से मैनेज कर देता है। जब आप कमांड देते हैं, बस वो इंप्लीमेंट कर देता है कि अच्छा आपने कमांड दी प्रिंटर की, आपने जोड़ रखा था उसको, तो काम क्या किया? निकाल दी कॉपी। ये विंडो ने काम कर दिया। यह है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का आनंद और उपयोग। समझ गए? और हमारे लिए, यूजर के लिए कैसे सेतु की तरह कार्य करता है, क्योंकि अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता तो ना तो हम एप्लीकेशंस का यूज कर पाते, चाहे इंजॉयमेंट के लिए हो, ऑफिस वर्क के लिए हो, ब्राउजर्स हो, कुछ भी हो, एनीवन, हम उनका उपयोग कैसे कर पाते? नहीं कर पाते। उसी तरह से ये हमें प्लेटफॉर्म देता है और हमारे लिए सेतु का कार्य करता है, और हार्डवेयर और एप्लीकेशंस दोनों को जोड़ करके, और हमें भी, हमारे मध्य भी सेतु का कार्य करता है, हमारे बीच में संवाद स्थापित करता है। यह है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक बार और संक्षिप्त में बता देता हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आप और हमें हार्डवेयर से कनेक्ट करता है, वरना वो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के सिर पे थोड़ी मारना उठा के। अब उसको चलाने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर तो चाहिए ही, तो वो प्लेटफॉर्म आपको देता है विंडो। विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें मेनली आपको यही समझना है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल के लिए, मोबाइल में आपका एंड्रॉयड है, और लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए विंडो है। एम एस डॉक्स, बहुत सारे मैंने उदाहरण बताए, जिनिक्स, लिनिक्स, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। दूसरा है, पहला था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट को ले लेते हैं पहले हम, यूटिलिटी को बाद में लेते हैं। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, भाषा अनुवादक सॉफ्टवेयर्स। अब ये भाषा अनुवादक आप कहते हैं कि अच्छा ये वही है क्या गूगल ट्रांसलेटर? जो हमने बोला नमस्ते तो उसने इंग्लिश में कर दिया, गुड मॉर्निंग हिंदी में कर दिया। नहीं, ये वो नहीं है जो आप इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, अथवा अन्य विशेष कोई भी विश्व की भाषाओं में जो अनुवाद करते हैं, ये वो नहीं है। ये वो एप्लीकेशंस नहीं है। समझ गए? वो कौन से हैं? तो अब समझते हैं हम, भाषा अनुवादक सॉफ्टवेयर क्या है। भाषा अनुवादक यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होते हैं जो जो आप सॉफ्टवेयर लिखते हैं, जो प्रोग्राम्स तैयार करते हैं, उनको कंप्यूटर को समझाने के लिए उसकी भाषा में कन्वर्ट करते हैं, जो हमने पिछली कक्षा में भी संक्षिप्त चर्चा में हम लेके आए थे कि इनके लिए भी अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो इसलिए हम जो एबीसीडी लिखते हैं वो समझ लेता है कि अच्छा इसने एबीसीडी लिखा है। क्यों? क्योंकि
ABCD को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अंदर बैठे हैं भाई साहब लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर्स। अगर हमारे पिछले कक्षा में मैंने उदाहरण दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर रशिया जाते हैं तो उनको रशियन तो आती नहीं है, नहीं व्लादिमीर पुतिन जी को हिंदी आती है, तो उनको उनका संवाद स्थापित कौन करवाता है? उनका संवाद स्थापित कराता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, यानी जो भाषा का अनुवाद करने वाले होते हैं वे उनके संवाद को स्थापित करवाते हैं। उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरप्रेटर। उसी तरह से ये कंप्यूटर में हमारी जो भाषा है और जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, जो पाइथन, जावा, सी, इतनी सारी जो लैंग्वेज से आप लिखते हैं, वो आप समझाते हैं कंप्यूटर के, अच्छा कि हमने इसका मतलब ये समझना है भाई तुमको। तुम ऐसे इसका मतलब हम गुड मॉर्निंग के लिए अगर कोई प्रोग्राम बनाया तो क्या, हाँ भाई अगर कोई गुड मॉर्निंग बोले तो आप भी को गुड मॉर्निंग बोलना है। कोई रोबोट बना दिया तो उसमें प्रोग्राम फिल्ड कर दिया तो उसको आपने कह दिया तो कंप्यूटर बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता। अपने बाइनरी का मतलब 0101 जो भी है उसमें कन्वर्ट कर लेता है। वो सॉफ्टवेयर करके दे देता है कि आपको ये समझना है अगर यूजर ये पूछता है। कैलकुलेशन के लिए अगर आप कहते हैं कि 2 कितना होता है तो उस आपने तो लिख दिया 2 और 2 कितना होता है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं समझ में आता आपका 2 उसको समझ में आती है बाइनरी लैंग्वेज। तो उसको आपकी बात को समझाने के लिए क्या होगा फिर भाई? आपकी बात को समझाने के लिए उसमें होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर्स। वो कहते हैं भाई 2 हम आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, अब इनका आंसर भी दे दो 4, लेकिन अब 4 हमें भी नहीं आती बाइनरी, हर इंसान को थोड़ी आती है। तो 4 को क्या करेगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, हमें अपनी भाषा में कन्वर्ट कर देगा। ये है भाषा अनुवादक सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गई, ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आ गई कि लैंग्वेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। लेकिन क्या इनके भी कोई प्रकार होते हैं? जी हाँ, इनके भी विशेष रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? असेंबलर। असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यह सिर्फ असेंबली भाषा को ही बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। असेंबली भाषा का मतलब होता है जो संक्षेप शब्द होते हैं ना, ऐसी होती है असेंबली, जो शॉर्ट में कर दिया जाए वर्ड्स को, इस तरह की है कुछ कुछ, पूरी तरह से नहीं बट समझाने के लिए बता रहा हूं कि कुछ कुछ इस तरह की होती। तो इसका मतलब क्या कार्य हो गया? अगर आपने असेंबली भाषा में कोई प्रोग्राम तैयार किया है तो वो बाइनरी में असेंबली भाषा को ही करेगा, दूसरी को नहीं करेगा, जावा, पाइथन इनको नहीं करेगा। पर फेमस तो आजकल ये है, तो इनका क्या समाधान? इसके लिए दूसरा आता है सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर, जो कि मैंने बताया कि जो राष्ट्र अध्यक्ष जो संवाद करते हैं, जो उनके ट्रांसलेटर्स होते हैं, उनके लिए भी यूज होता है। तो इसमें भी होता है इंटरप्रेटर। यह आपकी पाइथन वगैरह इस तरह की भाषाओं को अनुवाद कर सकता है, करने की क्षमता रखता है। लेकिन इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत यह है कि ये एक एक लाइन कन्वर्ट करता है टीचर की तरह। जैसे टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है कि हाँ विद्यार्थियों, भारत के राष्ट्रपति की ये शक्तियां होती है, उनके पास ये वीटो पावर होता है। जहां आपको समझ में नहीं आया तुरंत आपने बता दिया, या फिर जो भी गलती हुई तुरंत सुधार लिया। एक एक लाइन कन्वर्ट कर रहा है टीचर। यह है इसकी विशेषता, किसकी? इंटरप्रेटर। तो राष्ट्र अध्यक्ष जो बात करते हैं तो आप लोगों के जहन में थोड़ा सा क्लिक हुआ होगा कि अच्छा वो भी तो एक एक लाइन ही तो सुन सुन के करते हैं, इसलिए शायद उन्हें इंटरप्रेटर कहते हैं, ना तो ना ही इसे असेंबलर कहते हैं। असेंबलर तो चलो असेंबली भाषा को करता है, इसलिए उसे कहा नहीं जा सकता। तीसरे नंबर पे आता है कंपाइलर। अब ये समझ में आएगा कि अच्छा उनको इंटरप्रेटर क्यों कहा जाता है। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, कौन? जो राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में संवाद स्थापित करवाते हैं, उन्हें कंपाइलर क्यों नहीं कहते? इसका भी मीनिंग आपको अभी समझ में आएगा।
तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, परंतु जहां इंटरप्रेटर वन बाय वन एक एक लाइन, जो आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है 10 20 30 लाइनों में, उसको एक एक लाइन बाइनरी में करेगा, जहां गलती होगी तुरंत पता चलेगा। परंतु कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, पूरे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ कर देगा। पूरी गलतियां जो भी होगी वो बाद में पता चलेगी, सब कुछ पढ़ने के बाद। जैसे मान लो पूरी किताब पढ़ ली आपने, पूरी किताब पढ़ने के बाद ही निष्कर्ष आया, अच्छा इसमें ये गलतियां थी, ये हुआ था, ये वो सारी चीजें आपको बाद में पता चली। तो कंपाइलर क्यों नहीं कहा जाता उनको, इंटरप्रेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो वन बाय वन एक एक लाइन को कन्वर्ट करते हैं उस संबंधित राष्ट्र अध्यक्ष की भाषा में। न कि पहले भाई साहब अच्छा मेरे कान में बोल लो आप, फिर मैं उनको बता दूंगा या बता दूंगी जो भी है, ऐसा नहीं होता है। वे एक एक लाइन सुनेंगे इधर, अच्छा ये कह रहे हैं, अब वो ये ऐसा नहीं कि अच्छा कुछ और बोल दे, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है बड़े स्तर पर। तो एक मजाक की बात थी, लेकिन कुल मिला के लैंग्वेज ट्रांसलेटर का महत्व बहुत बड़ा है, जो हमारे कंप्यूटर के कार्यों को आसान बना रहा है। और ख़ास तौर पर हमें कोई ज़्यादा बिना माथा फोड़ी किए सब कुछ समझ में आ रहा है, बस इतना आसान कर दिया ना, तो यही खास बात है। तो अब चलते हैं हम, चलो चलने से पहले थोड़ा रुक लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? पहले ये बता दे, ऑल ऑल ओवर किसी को कोई कुछ पूछना है? स्वागत है। किसी को कुछ नहीं, सो तो नहीं गए सब लोग भाई? अच्छा, जग रहे हो ना, फिर ठीक है। मुझे तो थोड़ी देर तक खामोशी छाई हुई मिली, तो मुझे लगा कहीं, लगता कि मेरी कक्षा की रिकॉर्डिंग ही भेजनी पड़ेगी बाद में जगा के। तो चलो, शुक्र है भगवान का कि आप लोग जागे हुए हैं अभी तक। चलिए, तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, वरना फिर पानी वानी तो नहीं पीना किसी को? हमें तो फिर यहाँ से फेंकना पड़ेगा पानी। आजाद जी, सो तो नहीं गए भाई साहब? चलो, सब जगह हुए हैं मतलब। आवाज अभी सबकी भले ही नहीं आ रही हो, लेकिन जगे हुए तो है ही है, उम्मीद है थोड़ा। और नहीं जगे होंगे तो थोड़ा आप तो जगी गए होंगे। चलिए फिर, तो अभी तक समझ में आ गया सब लोग, मतलब आप लोगों को? मैंने इजी, हाँ जी, उठ गए? अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। तो ये तो समझ गए ना आप सब लोग? चलिए ठीक है फिर। चलिए अब, वेलकम बैक, वेलकम बैक, फिर से शुरू करते हैं अगली पारी। तो अभी तक हमने जो चर्चा की थी ब्रेक से पहले, तो थोड़ा सा कुछ सुर्खियां बता देते हैं। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझा, विंडो, एंड्रॉयड, और उसके बाद हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर के तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर दोस्तों के बारे में समझा। और तीनों में कौन से थे? असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी उपयोगिता से संबंधित जो सॉफ्टवेयर है, ये क्या है? और मैंने ये भी बताया था कि इसको कई बार बाहर भी पढ़ा दिया जाता है, इसलिए कई बार तीन प्रकार भी बना दिए जाते हैं। तो ये मत कह देना भाई साहब गलत पढ़ा दिया था आपने, तो आ जाओ, आज आपकी बारी है। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर
आपके कंप्यूटर के लिए आपके कंप्यूटर के लिए एक प्रकार से रक्षक है, रक्षक है, सफाई कर्मचारी है, हेल्पर है, ठीक है, आपके खजाने का ध्यान रखने वाला है। इस प्रकार से ये आपके लिए कार्य करता है। आप कहेंगे अच्छा ये कौन सी समझ में नहीं आ रही बातें क्या है। जैसे जैसे क्या होता है, जैसे गार्ड नहीं होते, गार्ड रक्षा करते हैं, उसी तरह से इसमें क्या है, एंटीवायरस होता है। इसके अंतर्गत उदाहरणों में एग्जाम्पल अगर हम लें, एंटीवायरस तो आपके कंप्यूटर के गार्ड है जो आपके कंप्यूटर की रक्षा करते हैं, अनावश्यक फाइलों को हटाते हैं, अनावश्यक फाइलों को डिलीट कर देते हैं आपके कंप्यूटर से और आपके कंप्यूटर की रक्षा करते हैं। दूसरी चीज़ें इसमें, वो क्या बोलते हैं उसको, विंडो डिफेंडर, उसको भी आप अगर ऑन रखते हैं तो वो भी आपको फालतू की चीज़ें को ऑन मतलब इंस्टॉल होने से आपको रोकता है कि रुको 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 रुको, गड़बड़ होने वाला है कुछ, ठहरो ठहरो ठहरो, तो वो भी आपको रोकने का काम करता है। तो इसी तरह से डिस्क क्लीनर, ये भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके क्लीनिंग सफाई कर्मचारी की तरह आपके कंप्यूटर के साथ साथ चलते हैं। जब आप आदेश देते हो तब शुरू हो लेते हैं भाई अपना झाड़ू उठा के। तो कुल मिला के वो भी आपके सफाई करने में काम आते हैं, आपके कंप्यूटर के रख रखाव में काम आते हैं। कुल मिला के सामान्य शब्दों में कहूँ तो आपके कंप्यूटर की सुरक्षा, रख रखाव का कार्य करने वाले सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूटिलिटी में आते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कहा था कि वो आपके ख़जाने का ध्यान रखने वाले, तो उसके एग्जाम्पल के लिए जो बैकअप देने वाले, जो रखने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिंपल में तो गूगल ड्राइव भी होता है, बाकी और भी बहुत होते हैं, मैंने जो जानते हैं आप उसका उदाहरण दे दिया। तो कुल मिला के आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिंपल है, आपके लिए रक्षा का कार्य करता है और जो अनवांटेड गतिविधियाँ होती है उनसे रोकता है, उनसे बचाता है। और सफाई कर्मचारी बनकर के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर की सफाई करते हैं, अनावश्यक फाइलों को हटाने में आपकी सहायता करते हैं, और बैकअप्स वाले सॉफ्टवेयर्स आपके डाटा को सुरक्षित रखने का एक माध्यम प्रदान करते हैं। तो ये सिंपल भाषा में, मैंने कोई ज़्यादा इसमें कठिन भाषा में नहीं समझाया है। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स थे। अब अंतिम अंतिम प्रहार अब इसमें करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में। कौन सा था आप लोगों को याद है? देखिए थोड़ा सा आपकी स्मरण शक्ति का थोड़ा सा परिचय प्रदान करें। अब कौन सा हमें पढ़ना चाहिए? अब कौन सा हमने बताया था आपको चार नाम? किसकी बुद्धि इतनी पारखी है, किसकी किसका विवेक अभी तक अभी निद्रा में नहीं है, तो कृपया बताएं। हाँ, अरे वाह, क्या बात है। आपकी ये असीमित शक्तियों का तो लोहा मान गया हम। बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ। चलिए, ये तो था एक एंजॉयमेंट। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर आपकी गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर, प्लीज म्यूट कर लीजिए, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेरी गति को भंग मत करो। चलिए, तो डिवाइस ड्राइवर, जिस प्रकार आपके पास एक गाड़ी है, बाइक हो चाहे कार हो चाहे कुछ भी हो, एनीवन, बट वो ड्राइवर के बगैर नहीं चल सकती। उसी तरह से आपके ये जो ड्राइवर होते हैं बहुत सारी चीज़ों को चलाने में आपकी सहायता करते हैं। जैसे सिंपल उदाहरण देता हूँ, प्रिंटर होता है। अब आप प्रिंट के लिए कमांड देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने कमांड दे दी और सब कुछ हो गया। उसमें भाई, उसमें ड्राइवर बैठे हैं जो जो आप बाहर के जो हार्डवेयर
कनेक्ट करते हैं ना, उनको संचालित करने के लिए, उनका प्रबंधन करने के लिए आपके क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर होते हैं। तो इसकी परिभाषा भी हम क्या बना सकते हैं कि जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जो ऐसे घटक होते हैं जिनके प्रबंधन, जिनके संचालन के उपयोग के लिए जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, वो क्या है, वे आपके डिवाइस ड्राइवर है। आपके प्रिंटर हों, और ये ग्राफिक्स करके जो आपके वीडियो को भी चलाने के लिए भी जो होता है ना कि अच्छा ये वीडियो अच्छा दिख रहा है, अच्छा ये हो रहा है, तो उसके लिए भी ग्राफिक्स ड्राइवर्स होते हैं। तो कुल मिला के हर चीज़ के पीछे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर कार्य को करने के लिए जो अलग अलग चीज़ों का निर्धारण होता है, उनकी क्षमताओं के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में उनका विभाजन किया गया है। सभी को मिलाकर के कह दिया एक कैटेगरी कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हो आप। अब क्यों कह दिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्यों कह दिया, इनको किसी और में क्यों नहीं कहा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ले लेते। इनका जरूरत ही क्या थी, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इनकी सिस्टम यानी आपके सिस्टम को चलाने के लिए, उनके प्रबंधन के लिए अत्यंत इनकी आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी कैटेगरी इसमें आती है। तो ये थे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए अब दूसरी जो हमने कैटेगरी निर्धारित कर रखी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम समझते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आपके दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं, और आप अपनी जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए सिस्टम में डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो इसकी परिभाषा हम क्या बना सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जो हमारी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु तैयार किए गए हैं अथवा निर्मित किए गए हैं, और उन्हें सिस्टम पर हमारी विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप ही स्थापित किया जाता है। यह है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसमें आप चाहें तो कैटेगरी बना सकते हैं। ऑफिस सॉफ्टवेयर, ऑफिस सॉफ्टवेयर क्या है, वर्ड, एमएस वर्ड, बहुत सारे हो सकते हैं। एमएस वर्ड तो एक कंपनी का हो गया, स्प्रेडशीट जिसमें एक्सेल वगैरह आते हैं, पावर पॉइंट, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी प्रकार कैटेगरी दूसरी बताऊं, ब्राउजर्स, जिसमें आप क्रोम, ये फायर क्या नाम है उसका, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और एंटरटेनमेंट के लिए यानी मनोरंजन के लिए, जिसमें आपके कोई गेम खेलने के लिए हो सकता है, गेमिंग का अलग कैटेगरी भी बना सकते हो। तो मनोरंजन के लिए आप मीडिया प्लेयर वगैरह हो सकते हैं, मीडिया प्लेयर एक कैटेगरी भी बन सकती है, पर एंटरटेनमेंट में भी वो ले सकते हो, म्यूजिक प्लेयर। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कंप्यूटर में डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, आपके बुद्धि का परीक्षण कर लेते हैं एक बार कि आप कितने बुद्धिमान हैं। वैसे तो मैं हिंट दे देता हूं। अच्छा, दृष्टिवादितों के अनुसार भी कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उनको हम कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? अच्छा, कोई और है, विद्वान, विद्वान अथवा विदुषी, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। और भी हैं कोई महाशय? चलिए बहुत बढ़िया। जिनका जवाब था भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो सारे ही हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है,
परंतु इन्होंने एक शब्द बोला और मैं बिल्कुल, आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, ये अपने आप में एक कैटेगरी है। जो देखने वाले लोग हैं उनको क्या काम है भाई इनका, उनके तो कोई काम के नहीं है। लेकिन स्क्रीन रीडर अर्थात स्क्रीन पर आने वाले एलिमेंट्स टेक्स्ट को रीड करते हैं, अथवा इसीलिए हम इन्हें स्क्रीन रीडर बोलते हैं। उदाहरण स्वरूप जोस, एनवीडीए, और भी हैं क्या कोई? है क्या कोई और जो जो मैंने बताया उसके अलावा बताओ। टॉकबैक, ठीक है, और बताइए। ठीक है, और बताइए। एप्पल में कौन सा यूज होता है? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्क्रीन रीडर भी एक कैटेगरी, ये हमारी आवश्यकताओं की जरूरत है, हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप है। स्क्रीन रीडर हमारे लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो इसमें जोज, एनवीडीए, नरेटर, टॉकबैक, वॉइस ओवर और जी सो, पता नहीं क्या आपने बहुत सारे नाम बोल दिए। और बता देता हूँ, साफा और आई थिंक और को और का, ऐसे बहुत सारे स्क्रीन रीडर और भी हैं जो कि हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। बट आपको एक थोड़ा आइडिया लग गया कि हाँ, एक कैटेगरी और भी बनाई जा सकती है। तो एक हम बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग हेल्पिंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी बन सकती है। उसमें बहुत सारे जो भी हमारे काम के सब आ जाएंगे। एक टीटीएस की कैटेगरी बना सकते हो, ये विद एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल थे आपको समझाने के लिए। तो इन सॉफ्टवेयर को मैंने परिभाषा में उल्लेख किया था कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिन्हें विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु स्थापित किया जाता है, अर्थात इंस्टॉल किया जाता है। यानी अब स्क्रीन रीडर तो नॉर्मल की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो नहीं करेगा, हम करेंगे। अगर कोई इस तरह से कोई एडिटिंग का है तो वो नॉर्मल लोग कर लेते हैं जहां पर हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, और कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर है जो सब करते हैं। तो कुल मिला के ये हमारी आवश्यकताओं के लिए किए जाते हैं। एक और क्लेरिफिकेशन दे देता हूं, कभी भविष्य में प्रश्न आ जाए मन में। नोटपैड और वर्डपैड दोनों विंडो के ही सॉफ्टवेयर है, वो आप अलग से इंस्टॉल नहीं करते हैं। परंतु अब आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए और उठ सकता है कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने चाहिए फिर तो। परंतु वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो आपके सिंपल लिखने पढ़ने के लिए, रीडिंग राइटिंग के लिए, सिंपल नोट्स के लिए इस तरह से यूज होते हैं। अब वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट इसलिए नहीं है, उसका मुख्य रीजन ये है क्योंकि वो सिस्टम को प्रबंधन में कोई सहायता नहीं करते हैं। वो आपके लिए बस एक कंपोनेंट्स है, कैलकुलेटर, इस तरह के। सिस्टम में अगर नहीं भी होते तो सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा इन्हें कदापि नहीं कहा जाता है। इसलिए कभी भी भ्रमित ना हुई। तो कुल मिला के ये थी हमारी आज की चर्चा परिचर्चा। और अगर इससे रिलेटेड किसी के कोई प्रश्न है तो कृपया बताएं। चलिए, हम रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं, फिर चर्चा शुरू करते हैं।